व्हाट्सएप जीडी फैमिली द बिगिनिंग आफ्टर द इन मानवा में सभी भाइयों का स्वागत है। इस वाले वीडियो को शुरू करने से पहले दो छोटी बातें हैं जो कि मैं जल्दी से कर लेता हूँ। पहली बात यह है, इस वीडियो को बनाते वक्त मेरा गला कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो को बनाया है। अगर थोड़ी बहुत वॉइस में कुछ दिक्कत आए तो उसे इग्नोर कर देना। और दूसरी बात यह है, इन दोनों भाइयों को शाउट आउट, इन दोनों ने अपने चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन की है। दोनों भाइयों को एकदम तहे दिल से शुक्रिया इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। खैर, इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट 4 फाइटर्स और एलेनिस के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। इस वाले वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट और केथलीन साथ में चल रहे होते हैं। आर्ट केथलीन से पूछता है, आजकल तुम्हारा भाई कहाँ पर है और क्या कर रहा है? केथलीन कहती है, कर्टिस एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है लांसलर एकेडमी में। फिलहाल में वो काफी अच्छा कर रहा है। फादर ने उसे कासल से बाहर जाने के लिए अलाउ भी कर रखा है। आर्ट कहता है, शायद तुम इतनी लक्की नहीं हो, है ना? कैथलीन कहती है, मैंने उम्मीद करी थी अगर मैं ताकतवर बन जाऊंगी तो मुझे भी आजादी मिल सकती है, लेकिन फादर अभी भी मुझे किसी छोटी प्रिंसेस की तरह देखते हैं। आर्ट कहता है, वेल, अगर सही से देखे तो तुम पहले से ही काफी बिजी हो। कैथलीन कहती है, मुझे कहा गया है कि मैं कुछ ज्यादा ही बाहर जाने लग गई हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए भी मुझे जिद करनी पड़ी। ऐसा कहते ही कैथलीन रियलाइज करती है कि उसे तो ये बात छुपा कर रखनी थी। आर्ट कहता है, सच में क्या तुमने कितनी जिद करी? कैथलीन हड़बड़ाकर झूठ मूठ में कहती है, ये तो मेरे खुद के फायदे के लिए था ताकि मुझे पढ़ाई ना करनी पड़े। आर्ट अपने मन में कहता है, ये सच बात है कि कैथलीन हमेशा ही खुद के बारे में सोचती है, लेकिन अब ये बदल रही है। अगर मैं इसे पर्सनली नहीं जानता तो इसकी चाल को देखते हुए मैं भी इसे बाकी नोबल्स की तरह घमंडी समझता। अचानक से कैथलीन पीछे मुड़कर कहती है, आर्थर, सब कुछ ठीक है ना? क्या मेरे पैरों पर कुछ लगा हुआ है? आर्ट कहता है, नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। कैथलीन कहती है, तुम्हारे कदम कुछ ज्यादा ही शांत है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम मेरे पीछे चल रहे हो या नहीं। आर्ट कहता है, यही बात मैं तुमसे भी कह सकता हूँ, तुम काफी कॉन्फिडेंटली चलती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पैरों से कोई आवाज नहीं आती। कैथलीन कहती है, इसका कारण मदर है, जो कि बिहेवियर के पीछे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जिन भी बातों को लोग नोटिस करते हैं उनके बारे में मुझे और कर्टिस को लेसन लेना जरूरी है ताकि रॉयल एटिकेट्स को सीखा जा सके। आर्ट कहता है, अच्छा, जब एली छोटी थी मेरी मदर ने भी ऐसे ही क्लासेस में एली को ज्वाइन कराया था। और अपने मन में कहता है, लेकिन उसने सिर्फ इतना सीखा कि लड़कियों वाले ढंग से कैसे दूर रहा जाता है। कैथलीन कहती है, एली तुम्हारी सिस्टर है ना, जो कि एलेनोर का छोटा नाम है। आर्ट कहता है, हाँ, क्या तुम उससे मिली हो? वो यहीं पर आर्चरी की प्रैक्टिस करती रहती है। मैं तुम्हें कभी उससे प्रॉपरली मिलाऊंगा, तुमसे मिलकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। कैथलीन कहती है, हाँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। आर्ट कहता है, क्या तुम कासल में किसी और से मिली हो? मेरे ख्याल से वॉर के कारण लोग थोड़े थोड़े और करीब आ चुके हैं। कैथलीन कहती है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो सारे ही लोग पहले जैसे ही है। आर्ट कहता है, रियली? तुम्हारी उस नई गार्डियन के बारे में क्या ख्याल है? मैंने तो उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। कैथलीन कहती है, वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी, हेस्टर हमेशा से ही मेरे साथ है। आर्ट कहता है, अच्छा, ये बात है, तो क्या वो ब्यून को भी पर्सनली जानती है? कैथलीन कहती है, तीनों ही एल्डर्स एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ह्यूमन और एल्व्स की वॉर के अंदर तीनों के ही इम्पोर्टेंट रोल्स थे। डार्व किंगडम ने सेपाइन की मदद की थी अपने सोल्जर्स को भेजकर, इसी कारण से हेस्टर ब्यून को अच्छे से जानती है। इसके बाद जब वॉर खत्म हुई, तीनों ही एल्डर्स को एक दूसरे से मीटिंग के लिए मिलना पड़ता था। हेस्टर ने मुझे उन दोनों के बारे में काफी बार बताया है, वो लोग साथ मिलकर ट्रेनिंग भी किया करते थे। आर्ट कहता है, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है कि अपनी फाइट के दौरान उन लोगों के बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे था। वैसे अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्या अब तुम खुद से यहाँ से जा सकती हो, प्रिंसेस? कैथलीन कहती है, फादर ने मेरे रूम की सेफ्टी के लिए काफी सावधानी रखी है, और वो आर्थर को एक पेंडेंट दिखाती है। आर्ट कहता है, ये फोनिक्स वाइम की मदद से बनाया है ना? ये बहुत अच्छा है। कैथलीन कहती है, ये हैरानी की बात है कि एक बार देखने के
के बाद ही तुम्हें इसके बारे में पता है। इसे आर्टिफिशियल गार्डियन ने बनाया है फोनिक्स वाइम के कोर और स्केल्स की मदद से। बिचारी को पता ही नहीं है कि रॉयल फैमिली से पहले ही आर्थर की फैमिली के पास ये पेंडेंट आ चुके हैं। कैथलीन कहती है मेरे साथ आने के लिए थैंक्स, अगर तुम नहीं होते तो हेस्टर को आना पड़ता। आर्ट कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे एक दूसरा काम निपटाना था और तुम्हारी ट्रेनिंग के बदले इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। कैथलीन कहती है इससे मेरी भी ट्रेनिंग हो रही है, इसीलिए थैंक्स की कोई बात नहीं है। आर्ट कहता है ठीक है, फिर कड़ी मेहनत करते हैं और ताकतवर बनते हैं। ऐसा कहते हुए गुड नाइट बोलकर आर्ट यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ अगले सीन में अपन मीका को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी जेल जैसी जगह पर बंद होती है। यहाँ पर मीका की हालत खराब है, मतलब बेचारी कुछ ज्यादा ही बोर हो रही है। तभी यहाँ पर आर्ट की आवाज आती है जो कि कहता है हे मीका। मीका कहती है इन दुख भरी आंखों से तुम्हें देखकर अच्छा लगा आर्थर। आर्ट कहता है माफ करना, जो इतने लंबे समय बाद मिलने आ रहा हूँ। मीका और आर्ट आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी आर्ट की आवाज आती है जो कि कहता है मुझे मीका के लिए बुरा फील होता है क्योंकि मैं कुछ भी इसके लिए नहीं कर सकता। जब तक मीका को उसकी आजादी नहीं मिल जाती तब तक उसे बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी में रखा जा रहा है। आर्ट मीका को खुद की ट्रेनिंग के बारे में बताता है और यहाँ पर मीका भी आर्ट को ग्रेविटी मैजिक सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा कि अपन लोगों को पता है मीका को एक्सप्लेन करना नहीं आता, इसी कारण से आर्ट को काफी दिक्कत आती है। लास्ट में आर्ट मीका से कहता है वीरियन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सबूत इकट्ठा करने के लिए। मीका कहती है मीका को सब पता है, इसीलिए चिंता मत करो, तुम सिर्फ वही करो जो करना जरूरी है। मीका किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही है, सिर्फ उस कमीने रेडियस को छोड़कर। आर्ट हंसते हुए कहता है अच्छा है, और मैंने सुना है उसका सेल तुम्हारे सेल जितना अच्छा नहीं है। ऐसा कहते हुए थोड़ी देर में आर्ट यहाँ से जाने लग जाता है। मीका कहती है बिना मैजिक के इस्तेमाल किए यहाँ पर बंद रहना काफी बोरिंग है, इसीलिए मीका को जल्दी बाहर निकाल लेना, ठीक है? आर्ट कहता है हाँ बिल्कुल। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपने रूम में चला जाता है। आर्ट यूटो के सीन को देखते हुए अपने मन में कहता है फिलहाल की कंडीशन में मैं कुछ भी बेटर नहीं कर सकता, बिना रियल्म हर्ट की मदद से मैं ज्यादा टाइम तक टिक ही नहीं सकता हूँ। इतने में ही आर्ट देखता है सिल्वी नींद से जाग चुकी है। आर्ट कहता है क्या तुमने अच्छे से आराम किया? सिल्वी कहती है हाँ, शायद से अब मैं नॉर्मली मूव कर सकती हूँ। तो इन सींगों के अंदर बहुत ही ज्यादा माना मौजूद है ना? तुम्हें क्या लगता है एक साइड पर भरोसा करना ठीक रहेगा? गाइस ये सिल्वी क्या कह रही है यार, वो कोई ऑर्डिनरी साइड थोड़ी ना है, वो एक मोमी साइड है। मुझे तो सेरिस के ऊपर पूरा भरोसा है, भले ही आर्ट और सिल्वी को भरोसा हो या ना हो। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? आर्ट कहता है ट्रीटी के कारण से असुरास हमारी मदद नहीं कर सकते, और अगर सेरिस चाहती तो उसी मोमेंट पर मुझे खत्म कर सकती थी। जब सेरिस सामने आई थी उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता था, और अगर वो नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि हम यूटो को हरा सकते थे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा बड़ी रिस्क की बात है। सिल्वी कहती है लगता है जैसे जैसे हम ताकतवर हो रहे हैं दुश्मन भी और ताकतवर होते जा रहे हैं। खैर अगर इन सींगों ने तुम्हारी मदद कर दी व्हाइट कोर तक पहुंचने में तो ये अपनी बहुत ही बड़ी मदद होगी। आर्ट कहता है एक सिंग मेरे लिए काफी होगा, दूसरे सिंह की ताकत तुम ले लेना। सिल्वी कहती है लेकिन मैं कैसे? इतने में ही आर्ट कहता है लॉर्ड इंड्रेथ ने जिसके बारे में बात करी थी तुम उस प्रोसेस के लिए अभी भी अवेकन हो रही हो। तुम लगातार बाहर के माना को एब्जॉर्ब करती हो, लेकिन ऐसा करने से तुम्हें काफी ज्यादा नींद आती है। अगर तुम इस सिंह के माना को बाहर निकालने में कामयाब हो गई तो तुम्हारी प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाएगी। सिल्वी कहती है अगर मैं सच कहूँ तो मैं ज्यादा कोशिश कर ही नहीं रही हूँ अवेकन होने के लिए, क्योंकि मुझे इस बात का डर है अगर मैं एक असुरा की तरह पूरी तरह से अवेकन हो गई तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं अचानक से ताकतवर बन गई तो ऐसे में ये छुपा पाना मुश्किल होगा कि मैं असल में हूँ कौन। आर्ट कहता है लेकिन सिल्वी पिछली फाइट में तुम लगभग मरते मरते बची हो। मैं नहीं जानता कि जब तुम अवेकन हो जाओगी क्या होगा, लेकिन हम साथ मिलकर उस परेशानी को भी पार कर लेंगे। सिल्वी कहती है हाँ
हम हमेशा ही ऐसा करते हैं। सिल्वी के ऐसा कहते ही ये दोनों कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं यूटो के सीन के अंदर से माना बाहर निकालने के लिए। थोड़ी देर बाद आर्ट अपने मन में कहता है मैं तो कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन लगता है सिल्वी को कुछ तो मिला है। आर्थर, तुम्हें गहरी सांसें लेनी होगी। ऐसा कहते हुए आर्ट दोबारा से फोकस करता है और इस बार आर्ट भी माना को सेंस कर पा रहा होता है, लेकिन अचानक से ही आर्ट के हाथ में तेज दर्द होता है जिससे कि वो यूटो के सीन को नीचे पटक देता है। आर्ट देखता है कि ये झटका उसी एक्लोराइट के कारण से हुआ है जो कि आर्ट के हाथ में रेन ने फिक्स किया है। आर्ट अपने मन में कहता है ये एक्लोराइट सिर दर्द बनते जा रहा है, घटिया से वेपन बस वर्थ इट निकलना। इसी के साथ दोस्तों आर्ट के ऐसा कहते ही सीन फिर से आर्ट की पास्ट लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। सीन की शुरुआत उसी मोमेंट से होती है जहां पर ग्रे और एक व्लेयर नाम के बच्चे के बीच फाइट शुरू होने वाली है। जैसे इन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, ग्रे अपने मन में कहता है व्लेयर की उसकी बॉडी और वेपन की चारों तरफ है, जो कि तारीफ लायक बात है। भले ही व्लेयर के पास बैकग्राउंड का एडवांटेज है, लेकिन इसका की कंट्रोल टैलेंट और हार्डवर्क का नतीजा है। ग्रे हमलों से बचते हुए आगे कहता है मेरे पास की कमी है, इसीलिए मुझे इसे बचा कर रखनी होगी। अगर एक सिंगल हिट भी मुझे लग जाता है तो ऐसे में मेरा खेल खत्म हो जाएगा। व्लेयर काफी एग्रेसिव तरीके से हमले कर रहा होता है, लेकिन ग्रे हर एक हमले से बच रहा होता है। ग्रे कहता है भले ही इसकी टेक्निक्स और की तारीफ लायक है, लेकिन फिर भी ये स्लो है, कम से कम मेरे कंपैरिजन में तो स्लो ही है। ऐसा कहते हुए ग्रे व्लेयर को एक किक मार देता है। व्लेयर पीछे की साइड पर जा ही रहा होता है, इतने में ही ग्रे अपनी स्वॉर्ड की मदद से भी व्लेयर को हिट कर देता है। व्लेयर को काफी गुस्सा आ जाता है और लड़ने के लिए फिर तैयार हो जाता है, लेकिन इतने में ही इंस्ट्रक्टर की आवाज आती है बस बहुत हुआ, अब ये मैच खत्म हो चुका है। ऐसा सुनकर व्लेयर गुस्से में कहता है मुझे तो बिल्कुल भी चोट नहीं आई है, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। इंस्ट्रक्टर कहता है कैडेट, इस मैच के अंदर कोई भी जीत हार नहीं है, तुम दोनों के अंदर ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ जो मैं देखना चाहता था। व्लेयर गुस्से में कहता है मैं नहीं मानता, इस लड़के का बस वो एक लक्की हमला था। इंस्ट्रक्टर कहता है सच में क्या? वो लक्की हमला पूरे 1 मिनट 8 सेकेंड बाद तुम्हें लगा है, जब तक कि तुम एक भी हमला इस पर नहीं कर पाए। अब इससे पहले कि मैं और भी पॉइंट्स काट लूं, इस अरीना को जल्दी से खाली कर दो। व्लेयर फुल गुस्से में अपनी स्वॉर्ड पटक कर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अपन देखते हैं ग्रे खाना खा रहा होता है, तभी अपन देखते हैं ग्रे के पास यहाँ पर निको और सिसिलिया भी आ जाते हैं। दोस्तों ये लोग तो किसी अजीब ही एकेडमी में है, मुझे तो लगा कि ग्रे सिर्फ यहाँ पर अकेला है जो कि सोल्जर बनने के लिए या फिर किंग के कैंडिडेट के लिए फाइट कर रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद इन तीनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। खैर अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। निको कहता है तुम्हारा टेस्ट कैसे गया, क्या तुम्हारे ताबीज ने काम किया या नहीं? सिसिलिया कहती है ये एक लक्की चार्म की तरह काम करता है और टेस्टर्स के रिएक्शन के हिसाब से मैं लगभग एवरेज और एबो एवरेज के बीच में कहीं पर हूँ। निको कहता है मुझे तुम्हारा नाम ही रख देना चाहिए, एवरेज और एबो एवरेज की बीच की डिस्प्लेयर। ग्रे अपने मन में कहता है मुझे पता था निको का ढंग किसी न किसी तरीके से सिसिलिया की मदद जरूर करेगा। आखिर निको ने ही सबसे पहले अपने आप को विलबेक की डेथ के सदमे से बाहर निकाला था और बाद में इसने मेरी भी मदद करी। ग्रे इन दोनों से कहता है मुझे अभी भी लगता है कि तुम दोनों नॉर्मल स्कूल जाओ, वही सबसे बेस्ट होगा, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। इतने में ही निको चिल्लाकर कहता है हम हमेशा साथ रहेंगे, वैसे भी ये जगह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ पर इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च फैसिलिटी भी है। सिसिलिया कहती है निको सही कह रहा है, यहाँ पर हम सभी के लिए कुछ न कुछ है जिसे कि हम सीख सकते हैं। ग्रे कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन हम सभी को संभल कर रहना होगा, हमें अभी भी इस बारे में नहीं पता कि उस रात को सिसिलिया के पीछे वो कौन लोग पड़े थे। निको कहता है तुम कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो, मेरा बनाया हुआ की रिस्ट्रेनर तब तक तो चल ही जाएगा जब तक कि मैं कोई नया नहीं बना लेता। खैर मेरा तो ये बेकार खाना हो चुका है, अब मैं बोर्ड साइड पर जा रहा हूँ। ग्रे कहता है ठीक है, चलो चल के देखते हैं अपना रिजल्ट क्या आया है। इसी के साथ ये तीनों उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर एक बोर्ड के ऊपर सभी बच्चों के रिजल्ट लगे हैं। ग्रे
कहता है क्या इंजीनियर कैडेट्स भी डिविजन्स में बटे हुए हैं? निको कहता है हाँ भी और नहीं भी। जैसा कि सभी को पता है हम ज्यादा नॉलेजेबल कैडेट्स हैं, लेकिन फिर भी टूल्स और गैजेट्स को बनाने में की जरूरत तो पड़ती ही है। इसीलिए उन बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी मिली है जिनके पास की पूल ज्यादा बड़ा है। और हमारे लिए काम इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना कि तुम मार्शल कैडेट्स के लिए है। इसी चीज को देखते हुए या तो मैं फर्स्ट डिवीजन में हूँ या फिर सेकेंड डिवीजन में। सिसिलिया कहती है काश अपने लिए भी ये काम आसान होता, हम मार्शल कैडेट्स के ही 5 डिवीजन क्यों है। निको कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों सेम डिवीजन में आ जाओ। ग्रे ऐसे में तुम किसी भी लड़के की छुट्टी कर सकते हो जो कि सिसिलिया के करीब आने की कोशिश करेगा। इसी के साथ जैसे ये तीनों उस बोर्ड के पास पहुंचते हैं, ये तीनों देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी है। निको कहता है अब कोई चॉइस नहीं है, इसीलिए धक्का मुक्की करनी होगी। ऐसा कहते हुए निको ग्रे को अंदर धक्का देता है। ये तीनों एक एक करके आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी सिसिलिया कहती है निको तुम्हारे होठ से ब्लीडिंग हो रही है। निको कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने किसी की कोहनी अपने मुंह पर खाई है। तभी ग्रे कहता है निको जब भी नर्वस होता है अपने होठ चबाने लग जाता है, लगता है इस बार कुछ ज्यादा ही जोर से चबा लिए। इतने में ये तीनों एकदम बोर्ड के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर अपन देखते हैं निको डिवीजन 1 की क्लास 1 में होता है, जो कि सबसे बेस्ट क्लास है। इसके बाद सिसिलिया डिवीजन 2 की क्लास 4 में होती है। ग्रे बेसब्री से अपना खुद का नाम ढूंढ रहा होता है। तभी ग्रे खुद से कहता है जब तक मुझे मेरा नाम मिला मुझे पता चल चुका था कि एकेडमी से बाहर होने के मेरे चांसेस काफी ज्यादा मजबूत है, और जिन लोगों ने हेडमास्टर विल्बेक को मारा था उन लोगों को ढूंढकर खत्म करना जितना कि मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी अपन देखते हैं ग्रे की क्लास जो कि डिवीजन 4 की क्लास 1 होती है, जो कि कुछ ज्यादा ही वाहियात है। सिंपल सी बात है दोस्तों, ग्रे कितनी भी अच्छी फाइट कर ले लेकिन इन लोगों की प्रायोरिटी की पुल है। ग्रे को डिवीजन 4 में इसलिए डाला है क्योंकि बंदा टैलेंटेड तो है लेकिन इसका की लेवल बहुत ही कमजोर है। खैर दोस्तों, जैसे ही ग्रे को ये वाली क्लास मिलती है सीन वापस से प्रेजेंट लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। सिल्वी कहती है आर्थर तुम नींद में उछल रहे थे, क्या तुम्हें फिर से कोई पुरानी लाइफ का सपना आया? आर्ट कहता है सिल्वी चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, तुम खुद पे फोकस करो और जल्दी से हील हो जाओ। ऐसा कहते हुए आर्ट यहाँ से चला जाता है और वीरियन से मिलता है। आर्ट थोड़ा परेशान होता है और अपने मन में कह रहा होता है आखिर मुझे पुरानी लाइफ के सपने बार बार क्यों आने लग गए हैं। वीरियन कहते हैं इतना क्या सोच रहे हो? आर्ट कहता है कुछ नहीं, बस वर्कआउट के बारे में। वीरियन कहते हैं चिंता जैसी कोई बात नहीं है, एलेनिस को अच्छे से पता है कि वो क्या कर रही है। आर्ट कहता है वैसे मैं जानना चाहता हूँ आपने मुझे पर्सनल अटेंडेंट क्यों दे दी है? वीरियन कहते हैं लांसेस के साथ एलेनिस के काम को देखते हुए तुम्हारी ट्रेनिंग कराने के लिए ये बेस्ट रहेगी। यहाँ पर आने से पहले एलेनिस की ड्यूटी एलेनोर किंगडम के साउथ बॉर्डर पर थी। संयोग की बात है उस वक्त मैं वहीं पर था जहाँ पर छुपे हुए मानाबिस्ट का सोल्जर्स के ऊपर हमला हुआ। ये वहाँ पर एक नर्स की तरह काम कर रही थी, लेकिन इसका डेविएंट मैजिक ऐसा है जो कि मैंने कभी नहीं देखा था। इसने लांसेस की मदद करी और इसे बहुत जल्दी पता चल जाता है कि माना फ्लो में कहाँ पर कमजोरी है। ऐसा करने से लांसेस को भी पता चल जाता है कि उन्हें कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये यहाँ पर सिर्फ इसीलिए है ताकि इस बात का ध्यान रख सके कि तुम्हारा ब्रेक बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। दोस्तों मेनू पहले ही पता था ये कुड़ी कमाल की है। मुझे पता है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है लेकिन ये तो बस इसकी अदा है कि नहीं? वाह। इसके बाद एलेनिस आर्ट के पास आकर कहती है जनरल आर्थर पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कमांडर वीरियन की बात से भी ज्यादा मैं अपना योगदान दे रही हूँ। ये रहा आपका अगले 7 हफ्तों का ट्रेनिंग रूटीन। आर्ट बिना बात के ही एलेनिस से माफी मांगने लग जाता है। भाई इतना तो ये बंदा टेसिया से भी नहीं डरा। एलेनिस कहती है मेन फोकस आपकी माना फ्लो स्पीड के ऊपर है और ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर जिनका इस्तेमाल आप कम करते हो। आर्ट कहता है पहले 2 हफ्ते 1 वर्सेस 1 ट्रेनिंग के लिए है, क्या ये टाइम का सबसे बेस्ट इस्तेमाल है? एलेनिस कहती है आपका गोल है कॉम्बैट के दौरान अपने कमजोर एलिमेंट्स को
ताकतवर बनाना और साथ ही साथ अलग अलग टेक्निक्स पता करना जिन्हें कि आप फ्यूचर बैटल में इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं। आर्ट मन में कहता है ये तो काफी टेक्निकल बात है और जवाब देता है हाँ। एलेनिस कहती है ये अच्छी बात है कि आप अपने गोल को हासिल करने के लिए ट्रेनिंग डमी बनने के लिए तैयार है, लेकिन एक मेन रीजन के कारण से ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है। आर्ट कहता है वो रीजन क्या है, आगे बढ़ो। एलेनिस कहती है आपकी फाइटिंग स्टाइल पहले से ही बहुत ही मजबूत है। मैं श्योर हूँ कि आपने अपने कमजोर एलिमेंट्स को ट्रेन करने के लिए ताकतवर एलिमेंट्स को दबा कर रखा होगा, लेकिन लड़ाई के दौरान आप फिर से अपनी फाइटिंग स्टाइल को चेंज कर देते हो और स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट का दोबारा इस्तेमाल करने लग जाते हो। इसी कारण से आपकी बॉडी को नई मेथड्स में ढालने के लिए एक धीमी ट्रांजिशन की जरूरत पड़ती है। और इसी के साथ ही एक और चीज सामने आती है जो कि है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जनरल आर्थर आज से ही आपको इन चारों लोगों के साथ एक एक करके फाइट करनी होगी। ये लोग बार बार कुछ टाइम के बाद एक दूसरे से चेंज होते रहेंगे, जिससे कि होगा ये आपकी बॉडी को नई सिचुएशन में ढलने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। हर एक सेशन में कंडीशन ये होगी कि आपको किसी एक एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है जो कि रेंडमली सिलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एलेनिस का फंडा एकदम सिंपल है। आर्ट के जो भी स्ट्रॉन्ग और वीक एलिमेंट्स है, आर्ट जब भी इन दोनों में स्विच करता है, आर्ट को एक धीमी ट्रांजिशन से गुजरना पड़ता है। उसी ट्रांजिशन के कारण आर्ट अचानक से अपने एलिमेंट्स को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन अब एलेनिस ने जिस तरीके की ट्रेनिंग आर्ट के सामने रखी हुई है, उसके कारण से आर्ट के सारे एलिमेंट्स पे आर्ट का कंट्रोल बेटर हो जाएगा। आर्ट कहता है जैसा कि मैंने खुद से सोचा था, बिना सोचे समझे इन चारों लोगों से लड़ते रहना, उसके कंपैरिजन में तो ये तो भसड़ भरा काम है। वीरियन कहते हैं बच्चे बाकी लांसेस की ट्रेनिंग मेथड भी इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अब यहाँ से चलता हूँ और प्रोग्रेस देखने के लिए बाद में आऊंगा। एलेनिस तुम आर्थर को तोड़ के मत रख देना, मुझे इसकी अभी भी जरूरत है। ऐसा कहते हुए वीरियन यहाँ से चले जाते हैं। आर्ट तैयार होते हुए कहता है तो फिर बताओ मुझे सबसे पहले मुझे किससे लड़ना है। इतने में ही आर्ट के ऊपर ब्यून का एक खतरनाक सा हमला हो जाता है। ब्यून कहता है आर्थर मेरे डियर अपने पापा के पास आ जाओ। ऐसा कहते हुए ब्यून खतरनाक से पंच बना लेता है आर्ट से लड़ने के लिए। गाइस अगर मैं सच कहूँ तो इस वाले वीडियो को बनाने में उतना ज्यादा मुझे मजा नहीं आया, लेकिन एक बात पूरी तरह से श्योर है, जैसे ही आर्ट की ट्रेनिंग खत्म होगी एकदम तहलकेदार मजा आना शुरू हो जाएगा। अभी तो अपन लोगों को ग्रे की स्टोरी भी देखनी है, लेकिन सैडली दोस्तों अगला वीडियो आखिरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि चैप्टर्स के हिसाब से अब सिर्फ एक ही वीडियो बन पाएगा, फिर चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड अपने लिए एकदम मेन स्टोरी है। अपन लोग इसके चैप्टर्स को वीकली फॉलो करेंगे। जैसे ही हर हफ्ते नया चैप्टर आएगा अपन एक एक वीडियो बनाते रहेंगे। देखते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में, जो कि अपने लिए आखिरी वीडियो होने वाला है 7 दिन के ब्रेक से पहले, अपन लोगों को क्या दिखाया जाता है। सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय बाय, सी यू, सायोनारा।